everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ansh Sharma and you're watching Biology with Ansh. In the last lecture, we completed the first part of the chapter Fundamental Unit of Life of Class 9th Biology. Now we're gonna finish the chapter now. So, in the last class, we completed the concept of nucleus and chromosomes. But अब we're gonna start with cell organelles as a detailed part. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट आर दे? सेल ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. मतलब कि एक सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉडीज हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द सेल. अब सेल का मेंटेनेंस हो गया, उसका सेल वॉल बनाना है, उसका सेल मेम्ब्रेन बनाना है, डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है, वगैरह वगैरह आर परफॉर्म्ड बाय सेल ऑर्गेनेल्स ओनली. अब हमने बात करी थी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की. तो सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स? Membrane bound in which organisms? That is in eukaryotes. The organisms which have true nucleus or eukaryon true nucleus also have membrane bound cell organelles. So cell organelles in eukaryotes are membrane bound small bodies suspended in the cytoplasm which perform specific functions. All right. Now we're going to study important cell organelles in detail now. First of all, we're going to list them. The number one important cell organelle is the ER or endoplasmic reticulum. Then there are Golgi bodies or Golgi apparatus, Golgi bodies. And then there are lysosomes. After lysosomes, we have mitochondria. Plastids last. So these 5 cell organelles we're going to study in detail now. सबसे पहले there is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, if we were to, अगर हम ना इस वर्ड का डाइसेक्शन करें, तो वर्ड एंडो मीन्स इनसाइड. एज एन एंडोऑस्मोसिस में वाटर मूव्स अंदर सेल के. देयर इज प्लाज्मिक, हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की. एंड रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम का मतलब होता है कोई नेटवर्क प्रेजेंट हो. सो द वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मीन्स ऐसा नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ऐसा नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म is called as endoplasmic reticulum. All right. So if we were to talk about its structure, endoplasmic reticulum are network of small tubules. Tubules मतलब छोटे छोटे ट्यूब होते हैं and that too they are membrane bound. And one important point to be noted here, the cell organelles which we are studying right now are only a part of eukaryote. मतलब कि हम प्रोकैरियोट के किसी ऑर्गेनेल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारे के सारे हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स के. प्रोकैरियोट की बात नहीं हो रही है. तो इनका स्ट्रक्चर इज नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स विच आर मेम्ब्रेन बाउंड. अब इनका मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली similar to that of plasma membrane. मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का और इनका मेम्ब्रेन इज वेरी स्ट्रक्चरली सेम. तो हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स. तो इनका भी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ नन अदर देन lipids and proteins. All right. Functions of endoplasmic reticulum or ER.
सबसे पहला फंक्शन ईआर का होता है फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन of materials inside the plasma membrane and cytoplasm। मतलब कि सेल का पूरा जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब अंदर जाना सामान का और बाहर जाना, इज फैसिलिटेटेड बाय नन अदर देन आर ईआर ओनली। ऑलराइट, फिर सेकंड इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल सेल्स। सेकंड वाला इज अ स्पेशल केस ऑफ लिवर सेल्स। अब एज वी ऑल नो, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और दैट इज द बायोकेमिकल हब। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शंस, दैट इज डाइजेशन वगैरह, इज डन बाय लिवर का ही सिक्रेशंस। तो लिवर सेल्स में क्या होता है, द ईआर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, ईआर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क साइटोप्लाज्म में ना, इनसाइड द साइटोप्लाज्म टू इंक्रीज बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मतलब कि जैसे केमिकल रिएक्शंस तो होती हैं, देयर आर केमिकल रिएक्शंस, मेटल की हो गई, नॉन मेटल की हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो गई, बट बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर दी प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट लाइफ। तो कैरिंग आउट लाइफ वाले जो प्रोसेस है ना, लिवर सेल्स में जो होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय आर ईआर ओनली, और उसका भी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कितने एरिया में वो रिएक्शन हो रहा है। अब सीधी सी बात है, जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा और उतना ज्यादा हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो लिवर सेल्स में ये फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय ईआर ओनली। अब दी थर्ड फंक्शन इज सिक्रीशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब उसके लिए वी आर गोना हैव टू ना डिफरेंशिएट बिटवीन ईआर के टाइप्स, ईआर के भी, क्योंकि देयर आर टू टाइप्स। अब आता है टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स, दैट इज RER एंड SER। अब इनमें से हमको क्या पता चलता है, R फॉर रफ, ऑल्सो R फॉर राइबोसोम। राइबोसोम इज अनदर सेल ऑर्गेनेल विच क्या करता है, राइबोसोम का काम होता है आरएनए से बनाना प्रोटीन। तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में चीफ रोल होता है राइबोसोम का। अब इधर एस है, एस फॉर स्मूथ। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पॉइंट यही हो गया RER और SER में कि इट इज रफ इन विजिबिलिटी या रफ इन appearance due to the presence of ribosomes on its surface। तो इनके मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है राइबोसोम्स। एंड देन देयर इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER वाज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER में स्मूथ होता है अपीयरेंस as no ribosome is present। इनका राइबोसोम से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्योंकि राइबोसोम का काम इज इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अब क्योंकि राइबोसोम इज अटैच टू RER सरफेस और राइबोसोम का प्राइमरी काम इज प्रोटीन प्रोडक्शन, तो RER का भी काम इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ऑलराइट, SER की बात करें तो SER इज लिंक्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, लिपिड हॉर्मोन्स एंड लिपिड एंजाइम। उसके बारे में और ढंग से पढ़ते हैं। लिपिड प्रोडक्शन का काम होता है SER का। अब लिपिड के साथ साथ एक और चीज बनाते हैं ये, इनका एक और काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम पॉइजन्स एंड ड्रग्स।
तो अगर सेल में कोई ड्रग आ गया, फॉरेन ड्रग पार्टिकल आ गया, या फिर कोई पॉइजनस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द सेल, तो उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो एसईआर में ही होता है। ऑलराइट, तो लिपिड जो हमने बात करी, हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि लिपिड इज द मार्बल ऑफ ए मार्बल चेन, राइट। लिपिड है एक मोती की माला का मोती, एंड दैट मोती की माला इज आर फैट। तो इफ वी आर गोइंग टू स्टडी दी मोती, राइट, तो ये मोती बनाता है माला, तो ये माला इज फैट ओनली। अब वो फैट कहां कहां यूज होता है? सबसे पहला यूज होता है फैट का मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब बनना। तो सेल मेम्ब्रेन का बनना इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब वो सेल मेम्ब्रेन का ही जरूरी नहीं है सेल मेम्ब्रेन बनती है, देयर आर अदर मेम्ब्रेन्स ऑल्सो। तो मतलब कि जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन भी इन्हीं लिपिड से बनते हैं, अगर जो मेम्ब्रेन है दैट इज लिपिड रिच। फॉर एग्जाम्पल एसईआर और आरईआर के, क्योंकि दी मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली इक्वल टू दैट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो उनका भी लिपिड यूज होगा, दैट इज फॉर्म्ड बाय नन अदर देन आर एसईआर ओनली। ठीक है, फिर लिपिड का दूसरा फंक्शन इज हार्मोन, और ऐसे हार्मोन्स जो लिपिड से बनते हो, दैट टू स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज स्टेरॉइड्स। आपने बहुत सुना होगा ना, जिम फ्रीक्स दे यूज दिस टर्म स्टेरॉइड। तो व्हाट इज स्टेरॉइड? स्टेरॉइड एक ऐसा हार्मोन है जिसका कोलेस्ट्रॉल इज द मेन बॉडी, उसका ही डेरिवेशन होके बना है वो हार्मोन। देन द थर्ड इज एंजाइम। ना व्हाट इज दिस एंजाइम? एंजाइम होता है बायोकैटलिस्ट। कोई केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी, ए बनता है बी, अब इसको लग रहे हैं 10 आवर्स बनने में, तो मैं एक चीज यूज कर सकता हूं, मैंने इसका नाम दे दिया स्टार। मैंने स्टार यूज किया था, वो 10 घंटे लग रहे थे पहले, 10 घंटे की जगह अब 10 मिनट लगे, तो स्टार क्या हुआ? ऐसी चीज हो गई जिससे मैंने अपने रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया, रिएक्शन का स्पीड बढ़ा दिया, तो वो स्पीड बढ़ाने वाले चीज को ही हम कह देते हैं कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट। बायो मतलब कि बायो कैटलिस्ट मतलब कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी उनमें जो कैटलिस्ट यूज होंगे उनको हम बोल देते हैं एंजाइम्स। ऑलराइट, तो हमारा ये हो गया आरईआर एसईआर का। अब वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट आरईआर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद what? In continuation are nuclear envelope। तो अगर ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, तो उसके साथ साथ चलता है आरईआर, ऐसे आरईआर ऐसे चलता है, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया उसके साथ साथ चलता है। ऑलराइट, ये हमारा आरईआर और एसईआर में डिफरेंस हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus। गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus, तो इनका नाम वाज कॉइन्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट, इन्होंने ही इनको डिस्कवर किया था। तो इन्होंने डिस्कवर किया तो इसलिए इनका नाम होगा गोल्गी बॉडीज या गोल्गी apparatus। तो द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus इज पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज। हमने ईआर में पढ़ा था कि ईआर इज बेसिकली कंसर्न्ड विद सिंथेसिस। सिंथेसिस का काम होता है ईआर का, है ना। तो ईआर से जो सिंथेसिस होके आया है, चाहे वो प्रोटीन बन के आया हो, अब या वो फैट बन के, सॉरी या वो लिपिड बन के आया हो, लिपिड बनेगा ना उसमें, तो या लिपिड बन के आया हो, तो उनका मॉडिफिकेशन, उनका स्टोरेज और उनका पैकेजिंग इज डन बाय गोल्गी बॉडीज।
गोल्गी बॉडीज का जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज सिनोनिमस टू ईआर का मेम्ब्रेन। मतलब कि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवलप से आर इज सिनोनिमस। अब उनके ही आसपास ही प्रेजेंट होता है गोल्गी भी, ताकि अगर कोई प्रोटीन मेरा बना, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स प्रोटीन बनाया, तो वो एक्स प्रोटीन जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा गोल्गी के फेस पे। गोल्गी अपैरेटस का ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं, पैरेलली अटैच्ड टू ईच अदर, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हैं एंड देयर लाइक ऐसे जॉइंड होते हैं वो, ठीक है। ये हो गया उनका जॉइनिंग। ऑलराइट, तो अब इनको मैं क्या बोल देता हूं, दीज आर माई सिस्टर्न्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टर्न। तो सिस्टर्न आर दी membrane bound vesicles of Golgi apparatus। इनके जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, जैसे कि ईआर भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, वैसे ही सिस्टर्न्स आर दी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऑफ गोल्गी apparatus। वी आर यूजिंग दी वर्ड गोल्गी apparatus, मतलब कि कोई सिंगल ट्यूब्यूल नहीं है, देयर आर मल्टीपल ट्यूब्यूल्स व्हिच आर जॉइंड टुगेदर, व्हिच आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो इनका फंक्शन हो गया पैकेजिंग, इनका फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन, इनका फंक्शन हो गया स्टोरेज। तो अब कैसे होता है, ईआर से मैंने लिया प्रोटीन, इधर आया इस वाले फेस पे, इसका मॉडिफिकेशन पैकेजिंग वगैरह सब हुआ। अब क्या होगा, जो इसका ये वाला फेस है ना, इसी का ही थोड़ा सा पार्ट इट वुड यूज। तो मतलब इसने अपने ही बॉडी का पार्ट लेके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रोटीन था, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देगा, उसको मॉडिफाई कर दिया। तो ये अपना कंटेंट यूज करता है फॉर मॉडिफिकेशन और फॉर पैकेजिंग। स्टोरेज का क्या काम है, स्टोरेज तो जैसे प्रोटीन है मेरे पास, मेरे को अभी कोई सेल में यूज नहीं है, तो सेल क्या करेगा, सेल उसमें स्टोर कर देगा। अब देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि स्टोरेज के लिए देयर आर मेनी बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल। गोल्गी में भी स्टोरेज होता है, वैक्यूल में भी स्टोर होता है, एंड देयर आर अदर माइक्रो बॉडीज एज वेल। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट गोल्गी apparatus कि some complex sugars are formed from primary sugars। मतलब वही बात हो गई, हमने जो मॉडिफिकेशन पढ़ा ना, राइट, दिस इज वन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सिंपल शुगर थी, उसको मैंने बना दिया गोल्गी apparatus में एक कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म में। So this is one example of modification by Golgi apparatus. All right. Next organelle that is lysosome. So lysosomes are membrane bound small sacs। छोटे छोटे ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, which contain enzymes। अब इनके जो एंजाइम्स होते हैं दैट आर वेरी पावरफुल। मतलब कि अभी तक जितने भी बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइफ को कैरी आउट करने के लिए नेसेसरी हैं, दोज आर ऑल डिसॉल्वेबल बाय इनका एंजाइम। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि लाइसोसोम्स ना आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, क्लीनिंग वगैरह में, क्लीनिंग ऑफ सेल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मेरे पास एक सेल था, उसका मेरे पास एक ईआर का ट्यूब था, ईआर का ट्यूब इट गॉट डैमेज्ड किसी तरह से और वो मर गया, तो अब सेल क्या करेगा, अपने लाइसोसोम्स को ना उसकी तरफ डायरेक्ट करेगा और उसका मेम्ब्रेन इट वुड डिसॉल्व और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से उनको सिंपलर सब्सटेंस करके कहीं और यूज कर लेगा। ऑलराइट, तो क्लीनिंग ऑफ सेल फ्रॉम कोई फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल्स और डैमेज्ड / डाइड ऑर्गेनेल। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम तोड़ लेंगे सिंपलर सब्सटेंस में और फिर उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज कर लेंगे किसी दूसरे काम के लिए। ऑलराइट, अब लाइसोसोम्स को देयर इज वन इंपॉर्टेंट नेम गिवन, सुइसाइडल बैग्स, सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं एक कंडीशन ले लेता हूं कि सेल का मेटाबॉलिज्म हो रहा था,
सेल मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत आ गई, उस वजह से सेल को डैमेज हो गई, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि सेल कोई प्रोटीन बना रहा था और वो प्रोटीन गलत बन गया और उस वजह से सेल को डैमेज हो गई। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, इस डिसरप्शन की वजह से लाइसोसोम्स में बर्स्ट, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन होती है वो फट जाती है, लाइसोसोम बर्स्ट। तो अब क्योंकि सेल भी सिंपल मॉलिक्यूल से बना है, तो सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल के कंपाउंड है जिससे बना है सेल ना, दैट वुड ऑल्सो डिसॉल्व, तो सेल मर जाएगा। एंड सुसाइड इज खुद मारना, अपने आप खुद मार लेना। तो सेल का ही एक पार्ट लाइसोसोम फट गया और उसकी वजह से पूरा सेल मर जाएगा। दैट इज वाई lysosomes are termed as the suicidal bags of the cell. This is a very important question. अब हमने lysosomes का कर लिया, next organelle is gonna be mitochondria. Mitochondria. अब the word mitochondria is very overused. Memes वगैरह में देखा होगा कि all I know is mitochondria is the powerhouse of the cell. Actually that statement is wrong. Mitochondria are the powerhouses of the cell. Powerhouses of the cell. Mitochondria जो word है ना, that is a plural word. पहली बात तो ये, और इसका जो singular form होता है that is mitochondrion. Mitochondrion is the singular word. तो अगर हमें बोलना है mitochondria are the powerhouse of the cell and mitochondrion is the powerhouse of the cell. पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनको पावर हाउसेज ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी भी ये एनर्जी नहीं बनाते, एनर्जी निकलती है केमिकल बॉन्ड से, बट एनर्जी की जो करेंसी है ना, जिसके बॉन्ड में से एनर्जी निकलेगी, दैट इज फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। अब वही एनर्जी करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट, अब एनर्जी निकलेगी तो निकलेगी कैसे? मेरे पास एक ATP का मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है मेरे पास, एडिनोसिन आ गया और उससे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, APPP, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसका कोई वो एंजाइम यूज कर लिया तो रिएक्शन होगी, है ना। अब क्या होगा कि एक फॉस्फेट का ग्रुप निकल जाएगा, ATP हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP से बना ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2, बाइवर्ड और डाई दोनों का मतलब होता है 2। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा क्योंकि इधर 3 था, इधर 2 बचा, तो एक बाहर आ गया, दैट इज अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, चाहे कोई बॉन्ड टूटे या कोई बॉन्ड बने, तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, तो इसके साथ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब सेल के पास ना एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो इस एनर्जी को कैप्चर करना सीख गया है। तो सेल को एनर्जी ना, नहीं तो क्या होता कि सेल को एनर्जी चाहिए, उसको तब के तब फूड चाहिए। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि जैसे मेरे को कुछ काम करना, मैं खाना खाने जाऊंगा, मैंने खाना खा रखा है, मेरे को जब काम करना होगा एनर्जी तब रिलीज होगी मेरी बॉडी के लिए। तो वही मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेल कि वो एनर्जी करेंसी के फॉर्म में रखता है। हम भी पैसे अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ये नहीं कि कुछ सामान खरीदना तभी पैसे कमाएंगे, हम पैसे अपने पास स्टोर करके रखते हैं, है ना। वैसे ही करेंसी के फॉर्म में प्रेजेंट है, ATP के फॉर्म में। ATP से टूटा वो, जब सेल को कोई एनर्जी चाहिए तो सेल ATP को बनाएगा, ADP एनर्जी है, एनर्जी को वो यूज करेगा, उसको कोई काम करना है तो। अब वो काम हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, या अपना कुछ और कुछ भी काम करना हो सेल को, मैकेनिकल वर्क, केमिकल वर्क, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी, एनीथिंग, वो एनर्जी से हो सकता है। अब क्या होता है, ये रिएक्शन ना ऐसा नहीं है कि इधर से इधर आया तो अब इसका कुछ काम नहीं है।
अब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम दोबारा ज्वाइन करके एटीपी भी बना सकते हैं और इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। तो एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, बहुत ही ज्यादा इट इज वेरी अपलॉडेबल इफ वी थिंक अबाउट इट, कि बहुत अपलॉडेबल कॉन्सेप्ट है। हमने कुछ चीज को ना वेस्ट होने नहीं दिया, जो एनर्जी निकली हमने उसे भी यूज किया। एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, ये नहीं कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हमने निकाल दिया, उसी को हमने यूज करके दोबारा एटीपी बना दिया। दैट इज वेरी अपलॉडेबल टू थिंक अबाउट। ठीक है, तो दिस वाज द एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं। अभी जो रिएक्शन है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड कंटेंट है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, दैट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का इज द मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स में रिएक्शन होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। मैं डायग्राम बना रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप्ड। सॉसेज देखा है, उस शेप का होता है, और किडनी बीन शेप भी कह सकते हैं। उसका दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब उसमें छेद होते हैं। इट इज पोरस इन नेचर, क्यों? ताकि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब्सटेंस जा सके। फिर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसमें से प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे ऐसे। तो दिस इज द मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसका ना ये ऐसे जो ये कंटिन्यूअस कर्व्स बन रहे हैं, ये है अंदर की कैविटी। ये कैविटी है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर रिएक्शन होती है, एटीपी का ट्रांसफॉर्मेशन, एटीपी ट्रांसफॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन सब इधर ही होता है। और इसके अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, इसका खुद का डीएनए। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला है कि क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए, ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इससे हमको ये मिला है, प्रूफ मिला है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाज एक्चुअली एन अदर ऑर्गेनिज्म। कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसने एक फॉरेन सेल को एंटर किया, सिम्बायोसिस किया। व्हाट इज सिम्बायोसिस? ऐसा रिलेशन की मैंने तुम्हें कुछ दिया और तुमने मेरे को रिटर्न में कुछ दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्री को दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसने अपना खाना बनाया और बदले में उसने मेरे को ऑक्सीजन दिया। तो मेरे भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके भी चल रहे हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया कि अंदर आया, सेल के प्रोटीन बनाए, एनर्जी बनाई, और सेल को फायदा मिला, सेल को एनर्जी मिली। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अलाइव एंड इज सीन इन आवर फ्यूचर सेल्स। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक मेजर डिफरेंस इज माइटोकॉन्ड्रिया का एंट्रेंस। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो क्लोरोप्लास्ट आएगा, दैट टू इज एन एग्जांपल ऑफ ऐसा कोई ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए, खुद का जेनेटिक मटेरियल और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, नाउ वी आर गोना कंटिन्यू विद क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स का एक वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, मतलब कि सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब प्लास्टिड का फंक्शन इज डिफरेंट, उसके टाइप से डिफरेंट होता है कि मतलब कौन सा प्लास्टिड है उस पर डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अगर हम बात करें, सबसे पहला इज द ल्यूकोप्लास्ट एंड देन देयर इज क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड मतलब होता है व्हाइट और कलरलेस, तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं व्हाइट या फिर कलरलेस, एस कलरलेस। एंड क्रोमो वर्ड मतलब होता है कलरफुल, कलरफुल। तो ल्यूकोप्लास्ट आर व्हाइट और कलरलेस, इसका मतलब इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट इज कलर इंपॉर्टेंट एजेंट, और इनके पास कलर होता है, इसका मतलब इनके पास कोई एजेंट है जो कलर इंपार्ट कर रहा है। द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लाइफ प्रोसेसेस, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के एंड में। ऑलराइट, इनका स्टोरेज इज डन इन ल्यूकोप्लास्ट्स। वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में द वर्ड क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग,
अब क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होता है विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए इट इज नेसेसरी। अब क्लोरोप्लास्ट में नॉट ओनली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, देयर आर अदर पिगमेंट्स आल्सो प्रेजेंट which are pigments which are red, yellow और ऑरेंज इन कलर, इन कलर रेंज का pigments are also present which also help in in photosynthesis only, but the major pigment is chlorophyll. all right, अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो इसका भी ऐसे एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होता है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का तो इज मैट्रिक्स, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, ऐसे इसके अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, STROMA, इट इज स्ट्रोमा। ऑल राइट, अब लास्ट आता है कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑर्गेनेल्स में आता है वैक्यूल। वैक्यूल इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल में ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर स्टोर्ड, ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर स्टोर्ड, स्टोर्ड। वैक्यूल के अंदर स्टोरेज होती है बायोमोलिक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वैक्यूल का ना देयर इज अ डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो अभी इस टॉपिक के बाद देयर गोना डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल और प्लांट सेल। उससे पहले हम कर लेते हैं दो स्पेशल मेंशंस वैक्यूल के। सबसे पहला स्पेशल मेंशन इज द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा सेल में हमने पढ़ा था ना कि ऐसे सूडोपोडिया है अमीबा सेल का, और अगर ये फूड पार्टिकल है तो ये इसको इनगल्फ कर लेगा, तो वही इनगल्फ के बाद ये जो स्पेस बचा है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अब अमीबा भी क्या करता है कि लाइसोसोम यूज करता है, इन्हीं फूड वैक्यूल से ना लाइसोसोम फ्यूज करा देगा, तो इसका डाइजेशन हो जाता है। अमीबा के पास कोई सिस्टम तो है नहीं डाइजेशन के लिए, बट वो ऐसे कर देता है तो डाइजेशन हो जाता है। फूड वैक्यूल के बाद देयर इज वन इंपॉर्टेंट वन, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। स्पेशलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक फीचर के लिए द वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड, स्पेशल हो गया, उससे स्पेशल काम को करेगा वो वैक्यूल, स्टोरेज नहीं करेगा। तो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, बट उसमें मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन, इसका एक्सक्रीटरी पर्पसेस होता है इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सम माइक्रोब्स। अब इसका दी वन एग्जाम्पल इसी का इज अमीबा ओनली, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट। ऑलराइट, हेडिंग डालते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। अब हम क्या करेंगे ना, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसको ही ड्रॉ करेंगे एंड उसको ड्रॉ करके कंक्लूजन निकालेंगे कि हमको क्या क्या डिफरेंट दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये मैंने एनसीईआरटी ले लिया, अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रोजेक्शंस है, सबसे पहले तो एनिमल सेल के ऊपर है ना, उसकी ये बॉडी हो गई ऐसे, ये हो गया उसका अंदर वाला पोर्शन है ना। बट प्लांट सेल कैसा है, प्लांट सेल इज हेक्सागोनल इन शेप, ऐसे है वो। दिस इज द शेप ऑफ प्लांट सेल। अब उसके अंदर ऐसे है, ये हो गया प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल का ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। मिडिल पार्ट इज ऑफ कोर्स द न्यूक्लियस, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस है ना, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब ये वाला पार्ट मैं ऐसे दिखा रहा हूं और ये मेरा ऐसे हो गया,
ऐसे एंड ऐसे। तो दिस इज माई न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, दिस इज दी पोरस व्हाट न्यूक्लियर एनवलप। अब इसी के क्या होगा, इसी के सिनोनिमस आ जाएंगे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये हो गया, ये राइबोसोम्स आ गए इसके पास, है ना। अब क्योंकि आरईआर इधर है तो आरईआर के पास गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होंगे। ये रे गोल्गी अपैरेटस इधर आ गए, है ना। अब इधर एसईआर भी प्रेजेंट होगा, एसईआर ऐसे होता है, ये रहा एसईआर, सब न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इधर आ गए ये सब। अब क्या बचा, अब आएगा इधर वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ऐसे बिल्कुल लाइन, ऐसे लाइन पे प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम सेंट्रियोल। इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। दिस अनदर ऑर्गेनेल। सेंट्रियोल के बाद आता है ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया। एक दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, है ना। अब थोड़े से राइबोसोम अलग से बना लेते हैं। राइबोसोम के बाद आएगा स्टोरेज बॉडीज विच आर वैक्यूल्स। तो ये हो गया मेरा एनिमल सेल। अब नेक्स्ट करते हैं प्लांट सेल की बात करें तो सबसे पहले तो इतना बड़ा स्टोरेज सैक हो गया। सबसे पहला डिफरेंस आ गया ये, वैक्यूल का साइज इधर देखो एंड वैक्यूल का साइज इधर देखो। तो अगर मैं बात करूं एनिमल सेल के वैक्यूल का तो दीज आर स्मॉल, पहली बात तो, एंड दीज आर न्यूमरस, मतलब बहुत सारे होते हैं। प्लांट सेल के वैक्यूल की मैं बात करूं तो इट इज वेरी लार्ज, कम से कम 80 से 90% का वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल ओनली। वैक्यूल का सेकंड पॉइंट इज कि सिंगल, एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होगा, है ना। और देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन इसके वैक्यूल का, दैट इज इसके अंदर ना सेल सैप इज प्रेजेंट। अब सेल सैप इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट्स पानी में मिले हुए, तो दोज आर कॉल्ड एज सेल सैप। सेल सैप का क्या फंक्शन होता है कि इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब कि प्लांट सेल को ना एक ही डेफिनेट शेप, वही सेल वॉल वाला फंक्शन उसको ये और प्रमोट करता है कि सेल एक ही जगह ना फिक्स रहे, क्योंकि प्लांट सेल नीड्स टू बी वेरी मैकेनिकली स्ट्रांग एंड फिजिकली स्ट्रांग। ऑलराइट, अब आता है न्यूक्लियस का बात। इधर हो गया न्यूक्लियस, इसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा इसका न्यूक्लियोलस, है ना। इसका इधर आ गया ईआर, वो भी रफ वाला ईआर, ये आ गया इधर से भी, ये होगा मेरे ईआर। ईआर सेम रहेगा, ईआर में भी राइबोसोम प्रेजेंट है, इधर राइबोसोम आ गया। अब वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सी हियर, इधर भी न्यूक्लियस है एंड इधर भी न्यूक्लियस है। पोजीशन में डिफरेंस पता चल रहा है। न्यूक्लियस इसका इज सेंट्रली प्रेजेंट, इसका न्यूक्लियस इज सेंट्रल इन लोकेशन एज वेल, बट इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब बिल्कुल साइड में होगा, मेम्ब्रेन के पास होगा, क्योंकि ये देख रहे हो ये इट इज पेरिफेरल टू मेम्ब्रेन। ये वैक्यूल है ना, ये सारी जगह अपनी ऑक्यूपाई कर लेगा बीच की सेल की, तो बचेगा कहां न्यूक्लियस को जाने का। न्यूक्लियस तो साइड में रहेगा ना। न्यूक्लियस इसका हो जाता है पेरिफेरल टू दी मेम्ब्रेन, टू दी व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। अब दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी नॉट दिस वन, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, ये हो गए हमारी सेल मेम्ब्रेन दोनों। अब वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर है सेल वॉल बट इधर सेल वॉल इज एब्सेंट। अब एब्सेंट और प्रेजेंस की बात करें तो इधर सेंट्रियोल हमको दिख रहा है, बट मैंने इधर ना सेंट्रियोल नहीं बना रहा, ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि सेंट्रियोल इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जैसे कि प्लास्टिड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, वैसे ही सेंट्रियोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। सेंट्रियोल ना हेल्प करता है इन सेल डिविजन, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर फर्दर क्लासेस, 11th वगैरह में पढ़ेंगे। इधर इसका यूज नहीं, बस इतना है कि
सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट वाले में, बट एनिमल वाले में इट इज एब्सेंट। ऑलराइट, फर्दर पढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एज यूजुअल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इधर है। फिर बड़े बड़े से ऑर्गेनेल बना लेते हैं। ये हो गया प्लास्टिड, हमने पढ़ लिया कि प्लास्टिड सिर्फ इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है। और ऑल्सो एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स आर अ बिट इन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यू कैन मेक ये वाले इन योर नोटबुक्स ऑल्सो इफ यू वांट टू मेक इन एग्जाम्स वगैरह। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट करते हैं इसका। ये होगा हमारे राइबोसोम, है ना। राइबोसोम तो इसमें भी प्रेजेंट है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट करते हैं विच इज ऑल्दो नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बट हमें डायग्राम देख के पता चल रहा है कि दिख रहा है ये, दीज आर ना माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई ना हेल्प करते हैं मूवमेंट में, सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। या फिर कोई सब्सटेंस है ना, जैसे सेल के अक्रॉस को मूव कराना। ये सेल की, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉलो ढक्कन है, इसके अंदर सेल भर रहे हैं, ऊपर की लेयर भी नीचे की लेयर भी। मेरे को इसके अंदर कुछ मूव कराना है, तो ये सेल ना साथ में एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे, ऐसे ऐसे अपने इसको मूव कराएंगे विलाय को, तो अंदर अंदर सामान जाता रहेगा। तो विलाय इज आइदर यूज्ड उसके लिए या फिर मूवमेंट के लिए। ऑलराइट, बट इसमें इज विलाय एब्सेंट। तो दीज वर ऑल द डिफरेंस पॉइंट्स बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज सेल डिविजन। हेडिंग डाल लेते हैं सेल डिविजन। तो वर्षा ने अपना पॉइंट दिया था इन सेल थियरी कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि एक सेल है मदर सेल, उसने अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस किया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिविजन। सेल डिविजन क्यों करते हैं? कोई सेल मर गया, उसको रिपेयर करने के लिए, नए सेल चाहिए या गैमीट बनाना है। अगर हम सेल डिविजन की बात करें तो देयर आर फंक्शनली टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसका मतलब ये है कि अगर हमको जो एंड प्रोडक्ट चाहिए ना, उसका क्या काम है, क्यों हमने करा सेल डिविजन, तो उसके बेसिस पर है डिफरेंशिएशन, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस करते हैं फॉर ग्रोथ। अगर किसी सेल को अपनी ग्रोथ करानी है, मेरे को कोई सेल है, मेरे पास सेल है, एक सिंगल सेल है, मेरे को उससे सेल से इतना डिवीजन कराना है कि वो टिश्यू बन जाए। देखो एक टिश्यू है, मेरे को उसमें इतना डिवीजन कराना है कि वो एक ऑर्गन बन जाए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा माइटोसिस का प्रोसेस। वेयरएज मियोसिस इज डन फॉर गैमीट फॉर्मेशन। हमने 8th क्लास में पढ़ा था इन रिप्रोडक्शन चैप्टर कि गैमीट्स बनते हैं ना, मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज एग या फिर ओवा। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए इज मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव सेल्स। माइटोसिस किसी भी बॉडी सेल में हो सकता है, बट गैमीट फॉर्मेशन इन रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए ही होता है फॉर मियोसिस। ऑलराइट, ग्रोथ। दूसरा पॉइंट इज माइटोसिस का एंड रिजल्ट के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें दी क्रोमोसोम नंबर इज रिजर्व्ड। क्रोमोसोम नंबर इज रिजर्व्ड या कंजर्व्ड या फिर सेम। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम डॉटर सेल में भी और मदर सेल में भी। मतलब अगर मैंने बात करी कि मेरे पास एक सेल था, उसमें 24 क्रोमोसोम थे, तो अगर उसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना, उसके बाद जब सेल बनेंगे दो, तो उनमें भी 24 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम हो गया सेम। इसका जो क्या होता है, मियोसिस के गैमीट में क्या होता है, अगर मेरे पास 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं मदर में, तो जो डॉटर सेल बनेंगे ना, उनमें हाफ हो जाएगा, दैट इज 12 क्रोमोसोम बचेंगे। तो हाफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम हो गया हाफ क्रोमोसोम्स। इसका डायग्राम से समझते हैं। ये रहा मेरा डॉटर, ये रहा मेरा मदर सेल। मैंने ले लिए 2 क्रोमोसोम थे इसके पास फॉर एग्जांपल, है ना। ये नई वाली एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन है, पुरानी वाली में नहीं है। तो एनसीईआरटी ने ऐसे कुछ डायग्राम बना रखा है। एनसीईआरटी में तो भले ही 4 हैं, बट मैं इससे काम चला रहा हूं 2 से, ये 2 हो गए। तो अगर हम बात करें, बहुत बच्चे यार कंफ्यूज इस डायग्राम से कि इसमें तो चलो ठीक है, हमने मान लिया 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि हमको बता दिया टेक्स्ट बुक ने कि क्रोमोसोम डबल का शेप होता है उनका, ऐसे डबल शेप्ड है।
बट इधर तो सिंगल सिंगल हो गए, तो बच्चे बोलेंगे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है इसमें? इसमें एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बट रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, अभी भी दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। हमें क्रोमोसोम काउंट करना है एंटिटी, कितना डबल डम्बल प्रेजेंट है। हमको ये काउंट नहीं करना वो पेयर है कि नहीं पेयर है। क्रोमोसोम पेयर्ड भी होते हैं, क्रोमोसोम अनपेयर्ड भी होते हैं, बट ये जो है ना, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड, ROMATID। क्रोमैटिड, ये है सिस्टर क्रोमैटिड। ये देख रहे हो, ये सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बट क्रोमोसोम तो एक ही है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है, इधर एक इधर एक, इसमें बल्कि दो सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, बट सिस्टर क्रोमैटिड का नंबर चेंज हुआ है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। फिर बात आती है मियोसिस की। मियोसिस को देखें तो मेरे पास था, मैंने दोबारा वही सेम सेल ले लिया, दो क्रोमोसोम वाला, ठीक है। सबसे पहले डिवीजन हुआ, ऐसे क्रोमोसोम हो गया, ऐसे क्रोमोसोम हो गया। अब इनका होगा दो, ये भी अपने दो डॉटर बनाएंगे, एक दो तीन एंड चार। अब दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं क्रोमोसोम काउंट करता हूं, ये कितने क्रोमोसोम हुए? 2। इधर मैं देखूं कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 1 and 1। और इधर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? ऑब्वियसली इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। सिस्टर क्रोमैटिड नंबर हाफ हुआ है सेकंड स्टेप में। इसको हम बोल देते हैं मियोसिस 1। ये हो गया मियोसिस 1 एंड दिस इज मियोसिस 2। अगर हम बात करें इस वाले को ना, इस वाले को ध्यान से देखना, मियोसिस 1 को भी छुपा दो, मियोसिस 2 को हम ध्यान से देखें ना, इतना पार्ट मैंने बाकी सब छुपा दिया, बस इतना देखना है। तो दिस रिजेंबल्स माइटोसिस, तो इसका मतलब मियोसिस 2 इज नथिंग बट माइटोसिस ओनली। मियोसिस 1 में ही होता है असली क्रोमोसोम डिडक्शन। तो क्रोमोसोम नंबर कम हो गया, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। वन मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच वी कैन इन्फर इस वाले डायग्राम से कि माइटोसिस में तो सिर्फ एक ही हुआ है, माइटोसिस में सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन हुआ है, दो डॉटर सेल बन गए। वेयरएज मियोसिस में दो डिवीजन हुए हैं और 4 डॉटर सेल बने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि ओनली 1 डिवीजन अकर्स, ऑल्सो 4 नॉट 4, इधर तो 2 बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। Whereas meiosis में there are 2 divisions और 2 division के साथ साथ 4 daughter cells are formed। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर तो हाफ होता है, बट जितना प्रोसेस चल रहा है ना, द प्रोसेस डबल्स। ऑलराइट, so this was all for the video. Thank you all for watching. If you like the video, do leave a like, a comment and please subscribe to my channel. Thank you for watching.